गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा लेक्चर है महाद्वीपीय प्रवाह या विस्थापन सिद्धांत। यह भूआकृति विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है और काफ़ी रोचक है यह सिद्धांत पढ़ने में और समझने में भी। और विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं जो जिसमें ज्योग्राफी मेन सब्जेक्ट होता है, उसमें इस सिद्धांत से रिलेटेड हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं महाद्वीपीय प्रवाह या विस्थापन सिद्धांत। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये कॉन्सेप्ट है क्या और ये कॉन्सेप्ट कब से शुरू हुआ, सबसे पहले किसने दिया और इस विचार को कौन कौन से भूगोलवेत्ताओं ने आगे बढ़ाया। हम बात करते हैं आज के रेफरेंस में। ये सिद्धांत जो है वो वेगनर से रिलेटेड है, अफेल्ड वेगनर। हम वेगनर के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले इस सिद्धांत की शुरुआत कब की थी। इस सिद्धांत की शुरुआत सबसे पहले इस महाद्वीपों में प्रवाह होता है या विस्थापन होता है, अर्थात ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ऊपरी भाग जो है, जो स्थलखंड है, वो अपनी जगह स्थिर नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव होता है, उसमें प्रवाह होता है, उसमें विस्थापन होता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। ये इस विचार को लेकर सबसे पहले 1620 में बेकन ने अपने विचारों को दिया था। उसके विचारों में कई कमियां थी, कई अच्छाइयां थी, परंतु शुरुआत बहुत अच्छी रही। आने वाले भूगोलवेत्ताओं के लिए बेकन के द्वारा प्रस्तुत विस्थापन सिद्धांत स्नाइडर के लिए मार्गदर्शक का काम किया। इन्होंने 1885 में स्नाइडर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को और अधिक विस्तृत रूप से समझाने की कोशिश की। उसके बाद 1910 में टेलर ने इसको और विस्तृत ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की। इन्होंने अपने सिद्धांत को बेकन और स्नाइडर द्वारा प्रस्तुत प्रवाह संबंधी विस्थापन संबंधी जो विचार थे उनको आधार बनाकर उसकी जो कमियां थी उस कमियों को दूर करके 1910 में टेलर ने यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। फिर भी इस वैज्ञानिक युग में बेकन, स्नाइडर, टेलर महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में कोई वैज्ञानिक फैक्ट नहीं बता पाए। इस कारण तत्कालीन समय में इस सिद्धांत को कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। परंतु 1912 में जर्मन भूगोलवेत्ता, चूंकि हम वेगनर की बात करते हो तो वेगनर का थोड़ा सा परिचय यहां बनता है आपका। तो वेगनर जर्मन भूगोलवेत्ता थे, जर्मनी के थे, भूगोलवेत्ता थे और उनका स्पेशलाइजेशन था जलवायु विज्ञान में। जलवायु विज्ञान में इनकी मास्टरी थी। 1912 में जर्मन भूगोलवेत्ता अफेल्ड वेगनर ने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किया जर्मन भाषा में। बात को समझना फिर से। इस सिद्धांत की शुरुआत वेगनर से पहले 1620 में बेकन, 1885 में स्नाइडर, 1910 में टेलर। ये सिद्धांत लंबे नहीं चले। उसका कारण क्या था कि इनमें बहुत सारी कमियां थी और इन कमियों को ये पूरा नहीं कर पाए। वैज्ञानिक तथ्यों पर ये सिद्धांत खरा नहीं उतरा। परंतु 1912 में जर्मन भूगोलवेत्ता, वो जलवायु विज्ञान में भी उनका विशेष रुचि थी, इन्होंने जर्मन भाषा में सबसे पहले महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इन्होंने सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने बेकन, स्नाइडर और टेलर इन सबकी थ्योरियों को पढ़ा, उसकी कमियां थी उसको देखा और उसको कैसे रिमूव किया जाए, उसके पक्ष में प्रमाण कैसे इकट्ठे किए जाए, इसका प्रयास करके उन्होंने जर्मन भाषा में इसको प्रस्तुत किया। चूंकि जर्मन भाषा पूरे वर्ल्ड फेमस तो थी नहीं, तो ये सिद्धांत केवल जर्मनी और जर्मनी के आसपास के लोगों तक ही सीमित रहा। परंतु जब ये सिद्धांत
1924 में अंग्रेजी में आया, इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट होकर 1924 में आया, तो वर्ल्ड के भूगोलवेत्ताओं का ध्यान इस सिद्धांत ने आकर्षित किया और इस सिद्धांत में वेगनर द्वारा प्रस्तुत बातों पर गौर करने के लिए उन्होंने मजबूर किया। उन्होंने बताया, वेगनर का इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के पीछे जो कारण था, मुख्य कारण था, वो था विश्व में जलवायु संबंधी परिवर्तनों की व्याख्या करना। वेगनर का इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? विश्व में जलवायु संबंधी परिवर्तनों की व्याख्या करना था। अब इसके लिए इन्होंने पूरे विश्व को स्टडी किया, पूरे विश्व के क्लाइमेटिक कंडीशंस को स्टडी किया। स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ प्रूफ निकाले, मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। वेगनर ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए पूरे विश्व की क्लाइमेटिक कंडीशन को इन्होंने दो भागों में बांटा। एक तो उष्ण जलवायु प्रदेश, उष्ण जलवायु, और दूसरा था शीत जलवायु। उष्ण जलवायु और शीत जलवायु। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे शीत जलवायु का मुख्य कारण वहां था, उसका मुख्य कारण था ग्लेशियर के कारण। किसी जगह पर शीत जलवायु है तो उसका कारण ग्लेशियर हो सकता है। और उष्ण जलवायु का मुख्य कारण क्या था? इन्होंने कोयला बताया, कोयले का मिलना, जिसके कारण उष्ण जलवायु है। यह प्रारंभिक तौर पे वेगनर ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पूर्व इसके बारे में इन्होंने बताया। परंतु कई जगह ऐसी हैं जहां पर दोनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जैसे ये बात है रशिया की, रूस की बात करते हैं, और यह बात करते हैं भारत की। परंतु भारत और रूस में कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर दोनों प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। जैसे यह हमारा भारत है, भारत में लद्दाख, जहां पर ग्लेशियर है, ठंडी जलवायु है, शीत जलवायु है। और इधर उड़ीसा, आंध्रा, झारखंड, जहां पर उष्ण जलवायु है, जहां कोयले की प्राप्ति, कोयला मिलता है। ठीक उसी तरह रशिया में आपका साइबेरिया, और दूसरा आपका है कुज्नेप्स। यह गर्म प्रदेश है। तो वेगनर से यह पूछा गया कि यह कैसे हो सकता है। आपने एक बार बताया कि महाद्वीपों के विस्थापन की व्याख्या करनी है तो उसके पहले विश्व में जलवायु परिवर्तन को समझना आवश्यक है। तो वेगनर ने सिद्धांत को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे विश्व के क्लाइमेटिक कंडीशन को मेजर बड़े दो भागों में बांटा गया, एक उष्ण जलवायु प्रदेश, दूसरा ठंडा जलवायु प्रदेश। उन्होंने उदाहरण देके बताया कि शीत जलवायु प्रदेश में जैसे ग्लेशियर है, रशिया है, तो उसका मतलब जहां पर ग्लेशियर है वहां पर शीत जलवायु पाई जाएगी, और जहां पर कोयले के भंडार ज्यादा हैं वहां पर उष्ण जलवायु पाई जाएगी। और सूर्य का प्रभाव भी रहता है जिसमें उष्ण जलवायु पाए जाने का एक प्रमुख कारण होता है। परंतु उन्होंने कुछ कंडीशंस ऐसी देखी जहां पर द्विअर्थ थे, दो तरह की कंडीशंस मिली। जैसे रशिया में एक तरफ तो कह दिया कि भाई ग्लेशियर ठंडा रहेगा, परंतु वहां पर दो इतना बड़ा उसका अक्षांश व देशांतर विस्तार है, वहां पर विभिन्न प्रकार के क्लाइमेटिक कंडीशन पाए जाते हैं। तो उसमें उन्होंने देखा कि रशिया का एक पार्ट तो साइबेरिया है जहां पर बिल्कुल शीत मरुस्थल है, और दूसरी तरफ कुज्नेप्स है जो बहुत हॉट है। ये कैसे हुआ?
और उसी तरह भारत में लद्दाख में शीत जलवायु है ग्लेशियर के कारण, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये मध्य भारत का जो पार्ट है आपका, दक्कन के पठार का जो पार्ट है वो आपका उष्ण भाग में आता है। तो वैगनर के सामने एक प्रश्न ये आया कि ये मिक्स क्लाइमेटिक कंडीशन होगी तो कैसे हुआ होगा। तो वैगनर ने उसका जवाब दिया कि उन्होंने बताया कि जलवायु का स्थानांतरण हुआ होगा। कहा कि जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है वो डिस्प्लेसमेंट हुई होंगी, इस कारण से कहीं ग्लेशियर है तो कहीं हॉट क्लाइमेटिक कंडीशन है। इसको बताने के लिए इन्होंने दो तथ्यों को प्रस्तुत किया। वैगनर ने जलवायु का स्थानांतरण कैसे हुआ होगा उसको बताने के लिए उन्होंने दो तथ्यों को आधार बनाया, अर्थात इन्होंने सिद्धांत को और अच्छे से क्लियरिफाई करने के लिए दो तथ्यों को आधार बनाया। वैगनर ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए दो तथ्य बताए। पहला, यदि स्थलभाग स्थिर रहे तो जलवायु कटिबंध अस्थिर रहे। दूसरा, यदि स्थलभाग अस्थिर रहे तो जलवायु कटिबंध स्थिर रहे। इन दो तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने का प्रयास किया, परंतु इन दोनों में से उन्होंने इस सिद्धांत को, इस तथ्य को ज्यादा प्रायोरिटी दी। इस तथ्य को आधार बनाया कि उन्होंने बताया कि स्थलभाग अस्थिर है परंतु उस पर जलवायु कटिबंध जो है वो स्थिर है। इस आधार पर ही इन्होंने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की कल्पना की। वैगनर ने अपने सिद्धांत की शुरुआत कार्बनिफरस युग में करी। कार्बनिफरस युग में करी। वैगनर ने बताया कि हमारी जो पृथ्वी है यह सूर्य से अलग होकर बनी है। जिस समय सूर्य से अलग होकर हमारी पृथ्वी का अस्तित्व आया तो यह पृथ्वी काफी गर्म थी और करोड़ों वर्षों के बाद इसमें ठंडे होने की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बताता हूं। ठंडे होने की प्रक्रिया में क्या होगा कि आपका ऊपरी जो पार्ट था, आपका ऊपरी अपर पार्ट जो था, लिथोस्फीयर था, वो धीरे धीरे ठंडा होने लगा और ठंडा होने के कारण क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार के स्थलरूपों का निर्माण इस पे होना शुरू हुआ। जैसे आपको बता दूं, क्योंकि ऊपर का तापमान इस ब्रह्मांड में, सौरमंडल का ऊपर का तापमान और पृथ्वी के अंदर के तापमान में एक बड़ा अंतर आ गया था। अंदर बहुत गर्म था बनिस्पत बाहर की तुलना में, जिसके कारण यह पृथ्वी का आउटर जो पार्ट था वह विभिन्न प्रकार की आकृतियों में परिवर्तन होने लगा। मैं आपको जैसे एग्जांपल बताता हूं। जैसे आप चाय बनाते हैं, आप लोग चाय बनाकर जैसे आप गर्म करके आप उसको नीचे रख देते हैं, रखने के बाद क्या होता है कि नॉर्मल नीचे का टेम्परेचर आपका खत्म हो जाता है गैस का, तो आप उतार के रख देते हैं, तो चाय के ऊपर आपको 2 मिनट 3 मिनट में देखेंगे कि हल्की सी पपड़ी आ जाएगी और पपड़ी पे हल्की हल्की शेप दिख जाएगी आपको। इसका मतलब यह है कि उस चाय का नीचे का जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर अलग है और बाहरी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अलग है। उन दोनों के प्रभाव से उस चाय की ऊपर वाली पपड़ी में एक अलग तरह की शेप आ जाती है। ठीक उसी तरह का रिएक्शन जो है, जब पृथ्वी सूर्य से अलग हुई और अलग होने के बाद करोड़ों वर्षों के बाद उसमें ठंडे होने का प्रोसेस शुरू हुआ, तो पृथ्वी के बाहर का टेम्परेचर और पृथ्वी के इंटरनल पार्ट के टेम्परेचर में एक बड़ा वेरिएशन हुआ और इसका प्रभाव उसके बाहरी पार्ट अर्थात धरातल पर आपको देखने को मिलता है। पॉज करो। इस प्रोसेस के बाद करोड़ों वर्षों के बाद यह पृथ्वी का बाहरी पार्ट बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो गया था
और ठंडे होने के परिणाम स्वरूप यह हुआ कि इस पर वनस्पति, जीव जंतु के विकास योग्य वातावरण का निर्माण हुआ। इस प्रोसेस के बाद करोड़ों वर्षों के बाद, मैं फिर से आपको बता देता हूं, क्योंकि पृथ्वी हमारा सूर्य का पार्ट है, सूर्य से अलग हुई, जिस बार अलग हुई उस समय काफी गर्म थी। गर्म होने के बाद एक ठंडा होने का प्रोसेस जब एनवायरनमेंट में आई तो एक ठंडा होने का प्रोसेस शुरू हुआ। ठंडे होने के प्रोसेस में पृथ्वी के इंटरनल टेम्परेचर और पृथ्वी के बाह्य टेम्परेचर में एक बड़ा वेरिएशन आया, जिसका प्रभाव पृथ्वी के बाहरी जो पार्ट था उस पर पड़ने लगा, और इसके कारण एक लंबे प्रोसेस के बाद एक स्थल पार्ट का, विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण आपकी पृथ्वी के बाह्य पार्ट पर देखने को मिला। उसके बाद उसमें बहुत ज्यादा फिर टेम्परेचर रिड्यूस हुआ, कम हुआ, और एक जीवन जीने के लिए पेड़ पौधे, जीव जंतु को जीने के लिए एक आदर्श आइडल जो टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर पृथ्वी पर नेचुरल रूप से क्रिएट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वनस्पति, जीव जंतु आदि का यहां पर विकास हुआ। उसके बाद करोड़ों वर्षों के बाद वेगनर ने बताया कि यहां पर जलवायु का परिवर्तन हुआ, पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन हुआ, अर्थात ये संपूर्ण पृथ्वी थी, ये संपूर्ण पृथ्वी थी वो बर्फ से ढक गई, पूरी पृथ्वी बर्फ से आवृत हो गई, ढक गई, जिसको बोलते हैं हिमयुग कहते हैं, हिमयुग, आइस एज। वेगनर ने बताया कि मैंने वापिस से ये सब डायग्राम्स बताए। पहले डायग्राम्स में आपको ये बताया कि सूर्य से पृथ्वी अलग हुई, पृथ्वी अलग होने के बाद ठंडे होने का प्रोसेस हुआ, ठंडे होने के बाद ऊपरी धरातल का निर्माण हुआ, जो पपड़ी के चाय का उदाहरण देकर आपको मैंने बताया था। उसके बाद आपको यह बताया कि करोड़ों वर्षों के बाद इस पर वनस्पति और जीव जंतु के विकास योग्य वातावरण निर्माण हुआ, और संपूर्ण पूरी पृथ्वी वनस्पति और जीव जंतु से आवृत हो गई थी। उसके करोड़ों वर्षों के बाद पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन हुआ, और जलवायु परिवर्तन के तहत संपूर्ण पृथ्वी जो है वो बर्फ से ढक गई, जिसे महान हिमयुग, प्रथम महान हिमयुग के नाम से भी इसको जाना जाता है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर काफी गर्म था और बाहर में काफी ठंडा। तो पृथ्वी पर ये जितने भी यहां पर वनस्पति, जीव जंतु थे, जीव जंतु जो थे बर्फ से ढक गए और वो डिस्ट्रॉय हो गए। इसके बाद ये जीवाश्म में परिवर्तित हो गए, और ये जो भी थे आपके जितने भी वनस्पतियां थी, वनस्पति ऊपरी दबाव और नीचे के टेम्परेचर के कारण, अर्थात उसमें ऊपरी दबाव के कारण कायांतरण हुआ, और अंदर गर्म के कारण भी तापीय कायांतरण के कारण एक रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो जिससे कोयले का निर्माण हुआ। एक तो ये हुआ, कोयले का निर्माण हुआ, और जीवाश्म भी इस युग में बने। और बात देखना, यहां पर ऊपरी दबाव के कारण, बर्फ के कारण, इस पृथ्वी, वेगनर ने बताया है कि इस पृथ्वी के बाहरी भाग में ये अलग अलग भागों में ये पृथ्वी टूट गई। इसका भाग है ऐसे ऐसे अलग अलग खंडों में ये पृथ्वी का विखंडन हुआ। पृथ्वी का भाग, ऊपरी भाग, इस भाग में ये टूटने का कारण बताया। वेगनर ने बताया कि ऊपरी दबाव के कारण, हिमयुग में ऊपरी दबाव के कारण ये टूटा। आज का यहीं तक है। मैं 2 मिनट में आपको इसको वापस रिकैप कर देता हूं, मैं रिपीट कर लेता हूं। हमने आज के सिद्धांत में वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को बताया था। इस सिद्धांत, ये भूभौतिकी में एक बड़ा एक डायनामिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को हम अनछुए आगे नहीं निकल सकते। इस सिद्धांत को समझना जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सिद्धांत। इस सिद्धांत की शुरुआत बेकन, स्नाइडर, टेलर इन्होंने की थी पहले, परंतु उसके बाद इस सिद्धांत में उन तीनों में कमियां निकालकर वेगनर ने, जर्मन जलवायुवेत्ता थे, भूगोलवेत्ता थे, वेगनर ने इस सिद्धांत को रिकम्पोज किया, उसकी गलतियों को निकाला, और 1912 में इस सिद्धांत को उन्होंने जर्मन भाषा में प्रस्तुत किया। क्योंकि जर्मन भाषा में था तो वर्ल्ड के लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित नहीं हुआ, परंतु जैसे ही 1924 में इस सिद्धांत को अंग्रेजी का भाषा में प्रकाशित हुआ तो पूरे वर्ल्ड के जो भूगोलवेत्ताओं का ध्यान इस सिद्धांत ने आकर्षित किया, और करने वालों ने इसकी सराहना भी, करने वालों ने उसकी आलोचना भी की, परंतु वेगनर ने आलोचना से घबराए नहीं, और इस सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण, डे बाई डे इसके प्रमाण जुटाते गए, और जुटाकर इन्होंने इस सिद्धांत को उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में
प्रस्तुत करने का काम किया। इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में जलवायु संबंधी परिवर्तनों की व्याख्या करना था। उन्होंने फिर दो तथ्य बताए कि पहला तथ्य है कि यदि स्थलभाग स्थिर है तो जलवायु कटिबंध अस्थिर है। उन्होंने बताया कि स्थलभाग अस्थिर है तो जलवायु कटिबंध स्थिर है। तो इन्होंने दोनों में से एक तथ्य को सिद्धांत को आधार बनाया। उन्होंने बताया कि स्थलभाग तो अस्थिर है और जिस पर जलवायु कटिबंध स्थिर है। इस तरह से उन्होंने इस सिद्धांत को कंपोज किया। बाकी काम नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा करेंगे।